अस्सलाम वालेकुम। हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेकंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through certain area element। तो एरिया एलिमेंट जो है वो एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। इस स्मॉल पोर्शन से जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास होंगी, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से जो पास होंगी इसको हम नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो सपोज़ कर लेते हैं कि अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो है आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, आउटवर्ड। तो सपोज़ हमारे पास जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ कोई चार्ज पड़ा हुआ है नीचे, सपोज़ ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ये हमने पास करवानी है किसी एरिया एलिमेंट से। तो लेट्स सपोज़ कि हमारे पास जो है ये कोई एरिया है, ये कोई सरफेस है। तो इस सरफेस से जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं, 1 2 फिर 3 और उसके बाद 4। तो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो है 4। तो जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उतना फ्लक्स। सपोज़ एक और सरफेस है, लेट्स सपोज़ के ये एक छोटी सरफेस है और इस छोटी सरफेस से जो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास होके जा रही हैं वो हैं 2। ये एक फील्ड लाइन और ये 2 फील्ड लाइंस, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा 2। तो अब सपोज़ हमारे पास जो सरफेस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो लेट्स सपोज़ के ये हमारे पास एक सरफेस है और ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ़्ट टू राइट आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लेफ़्ट टू राइट और सरफेस जो है वो इस तरह से पड़ी है। ये सरफेस है या ये सरफेस कह लें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये। अगर आपके पास ये एक फ्लैट सरफेस है तो इस फ्लैट सरफेस का अगर आपने नॉर्मल एरिया लेना है तो इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो एक लाइन ड्रा करें। ये लाइन क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये सरफेस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ई, जो कि लेफ़्ट टू राइट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया ये दोनों सेम डायरेक्शन है और जो नॉर्मल एरिया है ये नॉर्मल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और सरफेस जो है वो है परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर है तो यहाँ से सारी की सारी फील्ड लाइंस जो हैं वो पास होंगी। तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस से पास हो रही हैं वो क्या बनाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी। लेकिन अगर आपके पास सरफेस जो है वो पैरेलल बन जाए, अगर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल बने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ़्ट टू राइट है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेफ़्ट टू राइट है और जो सरफेस है वो है हमारी पैरेलल। तो ये हमारी सरफेस है। पहले केस में सरफेस इस तरह से थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट से राइट आ रही हैं। अब इस केस में सरफेस ये बन गई, सरफेस पैरेलल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लेफ़्ट टू राइट है। अब इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से पास हो जाएंगी, कुछ नीचे से पास हो जाएंगी
और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं होगी। अब हमने जो डेफिनेशन बनाई है वो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। किसी एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी वो फ्लक्स बनाएंगी। तो सेकंड केस में हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, फ्लक्स आ रहा है। और अगर आपने सेकंड केस में सरफेस का एक नॉर्मल एरिया भी देखना है तो ये आपके पास नॉर्मल एरिया है। और नॉर्मल एरिया आप किस तरह से निकालोगे, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रा कर दोगे। इस तरह लाइन ड्रा करनी है कि आंसर कितना बने, 90 डिग्री। तो लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। लाइन सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो अगर आपके पास सरफेस जो है वो है परपेंडिकुलर, अगर सरफेस जो है वो है परपेंडिकुलर तो फ्लक्स आएगा, अगर सरफेस पैरेलल है तो फिर फ्लक्स नहीं आएगा। अच्छा जी, एक और बात हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जितनी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना फ्लक्स जो है हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जितनी फील्ड लाइंस करीब होंगी उतना फील्ड स्ट्रांग आएगा और जितनी फील्ड लाइंस दूर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होगी। तो अगर आप ये कह लो कि एक हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के बिल्कुल करीब करीब से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सरफेस से अगर करीब करीब फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इसका मतलब ज़्यादा फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस से पास होंगी। और अगर फील्ड लाइंस दूर हैं तो सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास होंगी वो कम होगी। तो अगर हम डिपेंडेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस जो है पहले नंबर पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी जो नोटेशन है वो है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी नोटेशन क्या है, फाई। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नोटेशन ज़ीरो डाल के इसमें से आपने वर्टिकल लाइन पास करवा लेनी है, ये फाई है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नोटेशन है। तो इसका मतलब कि फ्लक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जितनी करीब होंगी उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, फ्लक्स ज़्यादा। जितनी फील्ड लाइंस दूर होंगी उतनी कम पास हो रही हैं। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा, यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है, यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ पे फ्लक्स जो है वो कम है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो डिपेंडेंस है वो है एरिया की। तो नॉर्मल एरिया, हमने जो पहली डेफिनेशन के साथ जो हमने डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम में हमने कहा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और यहाँ पे हमने एक सरफेस रखी थी और सरफेस का एरिया बड़ा था तो ज़्यादा फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही थी। फिर उसके बाद जो है हमने एक सरफेस छोटी ली थी। जब सरफेस छोटी थी, जब हमने यहाँ पे एक छोटी सरफेस ली थी तो छोटी सरफेस है तो नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, वो कम पास होंगी। तो नॉर्मल एरिया पे भी जो है इसकी डिपेंडेंस आएगी। तो फ्लक्स जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, फ्लक्स डिपेंड करेगा एरिया पे। उसके बाद आप अगली बात देखो कि ये जो हमने पहली डायग्राम बनाई जिसमें हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा था, सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये जो हमारी दूसरी डायग्राम बोर्ड पे नज़र आ रही है इसमें हमारे पास सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल हैं। सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये जो सरफेस
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये सरफेस पैरेलल है, कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से पास हो रही हैं, कुछ फील्ड लाइंस नीचे से पास हो रही हैं। पहला केस जो है इसमें ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आएगा, और इस केस में फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी तो फ्लक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा मिनिमम, या आप ये कह लो कि ज़ीरो फ्लक्स आएगा, कोई फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो तीसरी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंडेंस में, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। किसकी ओरिएंटेशन पे? सरफेस की ओरिएंटेशन पे। तो सरफेस एरिया जो है अगर परपेंडिकुलर है, अगर सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है तो सरफेस एरिया का जो नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ये आपके पास एक सरफेस है और ये आप कह लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ एंगल तो 90 डिग्री बना रहे हैं, लेकिन ये जो सरफेस का नॉर्मल होगा, सरफेस का नॉर्मल ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। थीटा की वैल्यू जो है वो है 0। और सेकंड केस में आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट जा रही है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और ये जो सरफेस का एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस केस में कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, तो इसमें थीटा जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब अगर आप इस केस में आप देखो तो इस केस में और इस केस में, इन दोनों केसेस में हम जो एंगल बना सकते हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो अगर आपके पास जो है नॉर्मल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ पे cos 0 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी cos की। अगर आप इस केस में आप देखो तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल एरिया 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो cos 90 डिग्री जो है वो बन जाएगा 0। तो cos 90 जो है वो है 0, तो आपके पास सेकंड केस में वैल्यू क्या बन जाएगी? 0, यानी cos 90 0 और यहाँ पे cos 0 1। तो यहाँ पे जो हम तीसरी बात लिख सकते हैं वो है डिपेंडेंस में ओरिएंटेशन। तीसरे नंबर पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। थीटा जो है वो हमें ओरिएंटेशन जो है वो बताएगा। तो इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, फिर A, उसके बाद cos थीटा। और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल, साथ में कांस्टेंट है। सपोज़ कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है वो हमारा 1 है, तो यहाँ पे E इक्वल टू कांस्टेंट, उसके बाद आ जाएगा EA इंटू cos थीटा। तो कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? कांस्टेंट की वैल्यू हम लेंगे 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 1, उसके बाद आ गया EA इंटू cos थीटा। और हमें ये भी पता है कि A डॉट B इक्वल्स टू AB cos थीटा। तो A डॉट B इक्वल टू cos थीटा, हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं? EA cos थीटा इक्वल टू E डॉट A। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि E डॉट A डॉट प्रोडक्ट बना, तो डॉट प्रोडक्ट बना है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी।
अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बनाएं यूनिट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए आपने क्या करना है, ई और ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये हमने डेफिनेशन लिखी थी। तो फोर्स के यूनिट आगे न्यूटन, चार्ज के यूनिट आगे कूलम, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारे जो यूनिट बनेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट हैं वो है न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब हम एक और केस सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे ना तो सरफेस परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। तो पहला केस जो हमने सॉल्व किया था, इसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल एरिया ए लिया था और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, और दूसरा केस हमने लिया था कि सरफेस जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। सॉरी, जो दूसरा केस हमने लिया था उसमें हमारे पास सरफेस जो है वो पैरेलल है और ये सरफेस का नॉर्मल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट है। तो कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से पास हो जाएंगी, कुछ नीचे से पास होंगी। सेकंड केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 आई थी और फर्स्ट केस में सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई थी। तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स था वो था मैक्सिमम। अब हमारी ना तो सरफेस पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। ये हमारा केस कौन सा है, पैरेलल का केस, और ये हमारा केस कौन सा है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। ना सरफेस पैरेलल है ना सरफेस परपेंडिकुलर है, बल्कि सरफेस जो है अब ये किसी एंगल पे है। तो ना ये केस ना ये, तो मैं ये दोनों केस पहले बना लेता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम तीसरी सरफेस जो है इसको ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट केस, जिसमें सरफेस कैसी है, जिसमें सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये हमारा दूसरा केस, और सेकंड केस जो है इसमें सरफेस है पैरेलल। अब ना सरफेस इस तरह से है ना सरफेस इस तरह से है, बल्कि सरफेस कुछ इस तरह से पड़ी हुई है। अगर ये सरफेस ये है तो नॉर्मल एरिया जो है इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। तो ये तीसरी सरफेस जो है अब हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास तीसरी सरफेस है। तो इस सरफेस को अब हमने देखना है, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस का अगर हम नॉर्मल एरिया देखें तो ये सरफेस का नॉर्मल एरिया ए। अब ये जो नॉर्मल एरिया है, अगर हम इसकी वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बनाएं तो ये सपोज़ कर लेते हैं थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। आप ये समझ लो कि ये वाली जो लाइन जा रही है ये वाई एक्सिस है और ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस है। तो एक हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, एक हमारे पास वाई एक्सिस, और एक्स और वाई के बीच में एक एरिया पड़ा हुआ है ए। अब ये जो एरिया ए है ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब अगर हम इस एरिया को इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करें तो एरिया के हेड से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक पार्ट हमें मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में और एक पार्ट हमें मिलेगा परपेंडिकुलर। अब थीटा की डायरेक्शन वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा बेस, और थीटा के सामने वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो अब अगर आप ये वर्टिकल पार्ट को सॉल्व करो,
ये जो थीटा के साथ हॉरिजेंटल पार्ट है, हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अब कॉस थीटा इक्वल टू बेस की वैल्यू जो है ये हमने फाइंड करनी है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ए, तो एरिया डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू बेस आ गई। तो अब अगर हम ये कह लें ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एंगल आपका थीटा है, मतलब ये जो सरफेस है ये अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, अगर सरफेस वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो ये आपके पास एंगल क्या बन जाएगा थीटा। और जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये लेंथ आपके पास निकल के आएगी, ये वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू आपके पास निकलेगी बेस की वैल्यू, और बेस की वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा। तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, ये हमारा आंसर बन गया ए कॉस थीटा। अब ये जो ए कॉस थीटा पार्ट बना है और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आएगा, ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है, इस परपेंडिकुलर पार्ट को सॉल्व करोगे तो फिर हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो हमें सॉल्व करना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ए, इधर आप क्या पुट कर दोगे ए डिवाइड लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा इसकी वैल्यू बन जाएगी ए साइन थीटा। तो ये जो पार्ट है ये आपका ए साइन थीटा है। अब आपके पास ये नॉर्मल एरिया है और हमने फाइंड करना है, सॉरी ये जो एरिया किसी एंगल पे जा रहा है, ये एरिया, इस एरिया में से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो है इनको देखना, तो फिर हम नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस भी ड्रा कर लेते हैं। और जो हमारी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस हैं, इन नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो हैं इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, लेफ़्ट टू राइट। अब ये वाली जो सरफेस होगी, इस सरफेस में से सारी की सारी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और ये वाली जो सरफेस होगी इसके कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से, यानी ये सरफेस 1, इस सरफेस 1 से सारी की सारी फील्ड लाइंस ने पास होना है। ये आपके पास सरफेस 2, इस सरफेस 2 में से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, कुछ ऊपर से गुजरेंगी कुछ नीचे से। और ये वाली जो सरफेस होगी, अब इसमें से कुछ फील्ड लाइन जो हैं वो पास होंगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कहाँ से पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, ये जो आपके पास इंक्लाइंड सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो पार्ट ए कॉस थीटा बना रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, उसमें से पास होंगी। यानी आप ये कह लो कि ये जो हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस का जो नॉर्मल एरिया है, इस नॉर्मल एरिया ने वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, थीटा। अब अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो इसने वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनाया है वो है ए कॉस थीटा, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका बना वो बना ए साइन थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने पास होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कहाँ से पास होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने पास होना है उस सरफेस से जो सरफेस परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास होंगी, और ये जो टॉप वाली पार्ट बनेगा, टॉप वाला कंपोनेंट बनेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। तो अब इस केस में अगर हम डेफिनेशन बनाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन केस नंबर 3 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी वो है नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया एलिमेंट, जो कि फ्लक्स होगा फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ
ये E मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया, कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू EA इंटू कास थीटा। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका फार्मूला बन गया जिसमें ना सरफेस पैरेलल थी ना सरफेस परपेंडिकुलर है, इसमें डिपेंडेंस पहली नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरे नंबर पे फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी सरफेस पे, नॉर्मल एरिया पे, या आप ये कह लो कि सरफेस एरिया पे। और तीसरे नंबर पे किस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे। तो 1, 2 और 3 जो हमने डिपेंडेंस लिखी थी, ये फार्मूला जो है इसको शो भी कर रहा है। थैंक यू।